आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुर्शिदाबाद में सीआरपीएफ और बीएसएफ तैनात, डीजीपी संग बंगाल पुलिस भी डटी। मुर्शिदाबाद से डर के कारण भागे सैकड़ों लोग, नदी पार कर मालदा में ली शरण। तहव्वुर राना ने प्रत्यार्पण रोकने के लिए 33 बीमारियों का दिया था हवाला। यह मुसलमानों के लिए सही नहीं, वक्फ कानून को लेकर मौलाना महमूद मदनी का बयान। खरगोन जबलपुर में जब लगी आग तब भी शांत रहा गुना। ट्रंप के ट्रेड वॉर जाल में फंस गए शी जिनपिंग, चीन की महाशक्ति बनने का सपना हो जाएगा चकनाचूर। चर्च में मौत का तांडव, 21 ने गंवाई जान, 83 घायल। जाट की परफॉर्मेंस पर परेशान सनी देओल, गदर 2 संग बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की तुलना पर बोले घबराहट होने लगती है। 2 सुपरस्टार में क्या हुई बात, सोनू कक्कड़ ने नेहा और टोनी से तोड़ा रिश्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की 9 कंपनियां और राज्य पुलिस भी हिंसा प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही है। वे मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज में हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार मुर्शिदाबाद में डटे हैं। वे शनिवार से जिले में कैंप कर रहे हैं और आज से ही बातचीत कर रहे हैं। डीजीपी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर बीजेपी के महासचिव और सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम लगाने का आदेश किया है। इन राज्यों में मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना शामिल है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फैली हिंसा से डरकर सैकड़ों लोग भागकर पास के मालदा जिले में पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग भागीरथी नदी पार कर नावों के जरिए मालदा पहुंचे हैं, जहां प्रशासन ने इन पीड़ित लोगों के लिए स्कूलों में अस्थायी ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की है। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में जैसे सूती, धुलियन, जंगीपुर और शमशेरगंज में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसक भड़क उठी। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य है और प्रदर्शन धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। धुलियन के मंदिर पाड़ा इलाके से भागी एक महिला ने बताया कि हमारे घर जला दिए गए। कुछ बाहरी और स्थानीय लोगों ने मिलकर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। पुरुषों को पीटा गया। हमें कहा गया कि हम इलाके को छोड़ दें। हमारी जान को खतरा था, इसलिए हमने केंद्रीय बलों की मदद से घर छोड़ा। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राना को अमेरिका से इस सप्ताह भारत लाया गया है। हालांकि उसने प्रत्यार्पण रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते आजमाए, जिसमें वो नाकामयाब रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राना को भारत को सौंपने का आश्वासन दिया था। इससे कुछ हफ्ते पहले तहव्वुर राना ने इसे रोकने की अंतिम कोशिश की थी। तहव्वुर राना के वकील जॉन डी क्लाइन ने अमेरिकी विदेश विभाग को एक पत्र लिखा था। यह पत्र 21 जनवरी 2025 को लिखा गया था। इसमें उन्होंने 30 से अधिक स्वास्थ्य कारणों और यातनाओं के दावे का हवाला किया था। वह चाहते थे कि प्रत्यार्पण रोक दिया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि भारतीय जेलों में उनके मुकबिल को प्रताड़ित किया जा सकता है। खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्लाइकन के पत्र में लिखा था, तहव्वुर राना को भारत में मौत की सजा का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करना एक चौंकाने वाला उदाहरण होगा। इससे उस बात पर सवाल उठेगा जो अब तक पवित्र मानी जाती है, एक पूर्ण और निष्पक्ष मुकदमे के बाद साधारण अमेरिकी नागरिकों की जूरी द्वारा बरी किया जाना। तहव्वुर राना को सौंपे जाने पर यातना दी जाएगी, खासकर इसलिए क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित की गई। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। महमूद मदनी ने कहा, यह वक्फ का मामला नहीं बल्कि राजनीति है। मुसलमानों के नाम पर कभी मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों का हमदर्द बनकर
दुर्भावना के साथ इस अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम या संशोधन देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। मदनी ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। मध्य प्रदेश के गुना शहर में हनुमान जयंती के दिन जुलूस पर हुए पथराव के बाद से तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे। गुना में सांप्रदायिक हिंसा की यह पहली घटना है। इससे पहले जिले में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, जबकि एमपी का ही खरगोन जिला 10 अप्रैल 2022 को दंगे की आग से जल उठा था। रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के सामने ऐसा विवाद हुआ कि दंगे की आग में कई घर जले और कई बेगुनाहों की जान चली गई। खरगोन, जबलपुर जब सांप्रदायिक हिंसा की आग से जल रहे थे, तब गुना में शांति रही, लेकिन शनिवार शाम कर्नलगंज मस्जिद के पास ऐसा क्या हुआ कि माहौल बिगड़ गया। गुना शहर में शनिवार की शाम हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया। जब भीड़ कर्नलगंज में मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो बवाल शुरू हो गया। पर्याप्त जानकारी के मुताबिक जुलूस में डीजे पर गाने बजाने और नारेबाजी को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ने पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनमें बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा भी शामिल थे। चीन के खिलाफ 145% टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक लिया है। यानी जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के केंद्र में एक बार फिर अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर आ गया है। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और उनके एजेंडे का मुख्य केंद्र है, चीन को झुका दो और अमेरिका को फिर से महान बनाओ। इस बार युद्ध सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में अमेरिकी रणनीति का बदला है, जिसका आखिरी और एकमात्र मकसद चीन की तकनीकी महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को रोकने का एक गहरा खेल है। भारत और अमेरिका दोनों ही इस जियोपॉलिटिकल हालात को समझ रहे हैं, जिसके गहरे परिणाम होंगे। यही वजह है कि मुख्य खलनायक कम्युनिस्ट चीन निशाने पर है। शीत युद्ध 2.0 के कई युद्ध क्षेत्र वही हैं जो शीत युद्ध 1.0 में थे, जिनमें से कई एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी पर रूस के मिसाइल हमले में इस वर्ष की सबसे घातक घटना हुई है, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। CNN ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह हमला उस समय हुआ जब लोग रविवार को चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 83 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल है। यह 2023 के बाद से यूक्रेनी नागरिकों पर सबसे भीषण हमला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सुमी पर रूस का यह भयानक बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ, जिसमें रूसी मिसाइलें एक आम शहर की सड़कों को निशाना बनाती है। आम जिंदगियों को, रिहायशी इमारतें, शैक्षणिक संस्थान, सड़क पर चलती कारें, और वह भी उस दिन जब लोग चर्च जाते हैं। पाम संडे प्रभु के यरूशलेम में प्रवेश का पर्व था। सनी देओल ने साल 2023 में गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और बम्पर कमाई की थी। उसके 2 साल बाद अब वह जाट लेकर आए, जिससे उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर ठंडी शुरुआत रही। हालांकि 10 अप्रैल को रिलीज हुई जाट ने तीसरे दिन ओपनिंग डे से भी ज्यादा कमाई की, पर यह गदर 2 जैसा धमाल नहीं कर पाई। सनी देओल ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर बात की। सनी देओल ने कहा है कि इसकी चर्चा से ही उन्हें घबराहट होने लगती है। मालूम हो कि जाट के रिलीज के बाद से ही इसके आंकड़ों की गदर 2 के आंकड़ों से तुलना की जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर जैसा गदर सनी ने 2023 में मचाया था, वैसा अब नहीं मचा पाए। हालांकि गदर 2 के बाद जाट सनी देओल की दूसरी बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। 67 वर्षीय सनी देओल ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि फिल्म बनाते वक्त वो बॉक्स ऑफिस और आंकड़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब लोग बार बार इसी पर बात करते हैं तो उन्हें घबराहट होने लगती है। मशहूर सिंगर सोनू कक्कड़ ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिससे उनके फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैरान रह गए। जहां उनकी बहन नेहा कक्कड़ और भाई टोनी कक्कड़ अपनी जोड़ी से लगातार हिट गाने दे रहे हैं, वहीं सोनू ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह ऐलान कर दिया कि अब उनका अपने भाई बहन से कोई नाता नहीं रहा। सोनू ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने गहरे दिल के जख्म का जिक्र करते हुए लिखा कि यह फैसला उन्होंने गहन मानसिक और इमोशनल डैमेज के बाद लिया है। हालांकि
दोनों ने विवाद की असली वजह नहीं बताई, लेकिन उनके शब्दों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ बड़ा और गंभीर हुआ है। सोनू, नेहा और टोनी कक्कर का रिश्ता हमेशा से म्यूजिक लवर्स के लिए प्रेरणा रहा। एक साथ मंच साझा करते हुए इन तीनों ने कई कार्यक्रमों और भजनों से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी अलग छाप छोड़ी थी। बाबूजी जरा धीरे चलो जैसे हिट गानों में तीनों का तालमेल दर्शकों को खूब भाया था। पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। फैंस इस झटके से उभर नहीं पा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से तीनों भाई बहन के बीच इतना बड़ा फासला आ गया है।